मैं अपने बेडरूम में आराम से गेम खेल रहा था कि तभी अचानक मेरे दिमाग में एक सिस्टम नोटिफिकेशन पॉपअप हुआ। कॉन्ग्रेचुलेशंस, तुम 24 आवर सुपर टाइकून सिस्टम से बाइंड हो चुके हो। अगले 24 घंटे तक तुम जितना भी पैसा खर्च करोगे उसका 10 गुना कैशबैक मिलेगा। 24 घंटे बाद सिस्टम अपने आप अनबाइंड हो जाएगा। इतना सुनते ही मेरे दिमाग में 24 घंटे का काउंटडाउन भी शुरू हो गया। मेरा दिमाग फुल स्पीड से चलने लगा। अगर सच में हर खर्च पर 10 गुना कैशबैक मिलेगा तो ये मौका मैं बिल्कुल भी मिस नहीं कर सकता था। मेरे पास कुल मिलाकर सिर्फ 2000 युआन थे। मैंने बिना एक सेकंड गंवाए पूरे 2000 युआन अपने मोबाइल रिचार्ज वॉलेट में डाल दिए। अगले ही सेकंड मेरे मोबाइल बैंकिंग ऐप का नोटिफिकेशन आया। 20,000 युआन तुम्हारे बैंक अकाउंट में जमा हो चुके हैं। मेरा बैलेंस सीधे 20,024 युआन हो गया। ये देखकर मैं खुशी से उछल पड़ा। सिस्टम सच में काम कर रहा था। अब पैसा कमाना मेरे लिए बच्चों का खेल बन चुका था। मैंने तुरंत अपने दोस्त लिन जयान के अकाउंट में 20,000 युआन ट्रांसफर कर दिए। जैसे ही ट्रांसफर पूरा हुआ, सिस्टम ने मुझे 2 लाख युआन का कैशबैक दे दिया। उधर लिन जयान ने मुझे सिर्फ एक भेजा, लेकिन मेरे पास रिप्लाई करने का बिल्कुल भी टाइम नहीं था। मैंने तुरंत वहीं 2 लाख युआन भी उसके अकाउंट में भेज दिए। अगले ही पल सिस्टम ने मुझे पूरे 20 लाख युआन का कैशबैक दे दिया। इतने में लिन जयान का कॉल आ गया। वो घबराकर बोला, भाई तुझे हुआ क्या है? ये 2,20,000 युआन कहाँ से आए? तूने ऐसा क्या कर दिया? मैंने जल्दी से कहा, इतने सवाल मत पूछ। मैंने पहले तुमसे 10,000 युआन उधार लिए थे, बस वही वापस कर रहा हूं। अभी मैं बहुत बिजी हूं, बाद में बात करते हैं। वो हैरान होकर बोला, कौन 10,000 का कर्ज 2,20,000 देकर चुकाता है? इतने तो सूदखोर भी नहीं लेते। आखिर तू कर क्या रहा है? लेकिन मेरे पास उसकी बातें सुनने का भी वक्त नहीं था। मैं बिजली की स्पीड से एक एक करके उन सभी लोगों का पैसा वापस करने लगा जिनसे मैंने कभी उधार लिया था। साथ ही मैं अब बड़ी बड़ी चीजें खरीदने की भी प्लानिंग कर रहा था, क्योंकि जितना ज्यादा खर्च करूंगा उतना ही बड़ा 10 गुना कैशबैक मिलने वाला था। मैंने सोचा कि एक आम इंसान के पास इतने बड़े अमाउंट खर्च करने के ज्यादा तरीके नहीं होते। अगर मुझे इस सिस्टम का पूरा फायदा उठाना है तो पहले मुझे अपनी कैपिटल बढ़ानी होगी। तभी मैं आगे और भी बड़े लेवल पर खेल पाऊंगा। मैंने लिन जैन से कहा, कैशबैक वाली बात मैं तुम्हें बाद में समझाऊंगा। अभी याद आया, तुम पर तो 1 लाख युआन से ज्यादा का कर्ज है ना? पहले जाकर वो चुका दो, ज्यादा देर मत करो। वो बोला, ठीक है, मैं पहले सारे कर्ज निपटा देता हूं। जब फ्री हो जाना तो मुझे कॉल कर लेना। इतना कहकर उसने फोन काट दिया। उधर मैं भी एक सेकंड बर्बाद नहीं कर सकता था। सिर्फ 3 मिनट के अंदर मैंने अपने सारे ऑनलाइन लोन और क्रेडिट कार्ड के बिल क्लियर कर दिए। मैंने 3 लाख युआन खर्च किए और अगले ही पल सिस्टम ने मुझे 30 लाख युआन का कैशबैक दे दिया। अब मेरे बैंक अकाउंट में पूरे 47 लाख युआन थे। मेरी जिंदगी में सिर्फ एक ही ऐसा दोस्त था जिस पर मैं आंख बंद करके भरोसा कर सकता था। बाकी सब सिर्फ मतलब के दोस्त थे। जब तक मेरे पास पैसा नहीं था, किसी ने मेरी परवाह नहीं की। इसलिए उन लोगों पर एक भी रुपया खर्च करने का मेरा कोई इरादा नहीं था। अब सवाल था कि इतने पैसे कहाँ खर्च करूं। तभी मेरे दिमाग में एक आइडिया आया। अगर मुझे सबसे तेजी से पैसा बढ़ाना है तो मुझे ऐसी चीजें खरीदनी होंगी जिनकी कीमत करोड़ों में हो। मैं तुरंत सीढ़ियां उतरकर नीचे भागा, एक टैक्सी रोकी और ड्राइवर से कहा, भैया सीधे जियांशे रोड वाले फेरारी शोरूम चलो। आखिर जब इंसान अमीर बनता है तो सबसे पहले घर और लग्जरी कार ही खरीदता है, और मेरे लिए तो जितनी बड़ी खरीदारी उतना ही बड़ा 10 गुना कैशबैक। टैक्सी में बैठते ही मैंने अपना फोन निकाला और एक के बाद एक कई लाइव स्ट्रीमिंग ऐप डाउनलोड करने लगा। मुझे किसी स्ट्रीमर को देखना नहीं था। मेरा मकसद सिर्फ पैसा खर्च करना था। मैंने पहले ही ऐप में बिना सोचे 40 लाख युआन टॉपअप कर दिए। अगले ही सेकंड सिस्टम ने मुझे 4 करोड़ युआन का कैशबैक दे दिया। मैं रुका नहीं। मैंने तुरंत 60 लाख युआन और टॉपअप कर दिए। इस बार सिस्टम ने मुझे पूरे 6 करोड़ युआन वापस दे दिए। अब मेरे बैंक अकाउंट का बैलेंस बढ़कर 9 करोड़ 47 लाख युआन हो चुका था। इतना पैसा देखकर मेरी धड़कनें भी तेज हो गईं, लेकिन मैं बेवकूफ़ी नहीं करना चाहता था। अगर मैं एक ही ऐप पर बहुत ज्यादा पैसा खर्च करता तो लोगों को शक हो सकता था। इसलिए मैंने वही ट्रिक दूसरे लाइव स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म्स पर भी अपनाई। हर प्लेटफॉर्म पर 1 करोड़ युआन टॉपअप करता गया और हर बार सिस्टम का 10 गुना कैशबैक सफलतापूर्वक मेरे अकाउंट में आता गया। मैंने टैक्सी ड्राइवर से कहा, भैया मुझे बहुत जल्दी है, जितनी तेज गाड़ी चला सकते हो चलाओ। अगर जल्दी पहुंचा दिया तो मैं तुम्हें 5,000 युआन दूंगा। ड्राइवर मुस्कुराकर बोला, मजबूती से बैठना,
आज तुम्हें दिखाता हूं कि माउंट क्यूमिंग का रेसिंग किंग किसे कहते हैं। अगले ही सेकंड टैक्सी हवा से बातें करने लगी। मैंने तुरंत क्यूआर कोड स्कैन करके 5,000 युआन पे कर दिए और उसी पल सिस्टम ने मुझे 50,000 युआन का कैशबैक दे दिया। आधे घंटे से भी कम समय में मैं लगभग 30 करोड़ युआन खर्च कर चुका था। एक आम इंसान के लिए इतने पैसे पूरी जिंदगी आराम से बिताने के लिए काफी होते, लेकिन मुझे अब भी संतोष नहीं था। सच कहूं तो अब मुझे खुद भी नहीं पता था कि मेरा आखिर लक्ष्य क्या है। बस एक ही ख्याल दिमाग में था, जितना ज्यादा खर्च करूंगा उतना ही ज्यादा अमीर बनता जाऊंगा। करीब 20 मिनट बाद टैक्सी फेरारी शोरूम के सामने जाकर रुकी। अंदर जाते ही एक सेल्स गर्ल मुस्कुराते हुए बोली, वेलकम सर, फेरारी सेल्स सेंटर में आपका स्वागत है। क्या आपने कोई मॉडल पहले से पसंद किया है? मैंने सिर हिलाकर कहा, नहीं, बस जो मॉडल्स अभी उपलब्ध हैं उनके बारे में थोड़ा बता दो। अगर पसंद आए तो मैं अभी के अभी पेमेंट कर दूंगा। उसने एक नज़र मेरे कपड़ों पर डाली। मेरे पूरे कपड़ों की कीमत मुश्किल से 1,000 युआन होगी। शायद उसे लगा कि मैं सिर्फ देखने आया हूं। वो मुझे एक कार के पास ले गई और बोली, सर, ये फेरारी 612 है। इसकी कीमत 57 लाख युआन है। मैंने उसकी बात बीच में ही काट दी। इतनी डिटेल की जरूरत नहीं, ये वाली पैक कर दो और साथ में कुछ दूसरी फेरारी भी दिखाओ, मैं सब खरीद लूंगा। मेरी बात सुनकर उसकी सांस अटक गई। शायद उसे यकीन ही नहीं हो रहा था कि कोई ऐसे भी कार खरीदता है। मैंने बिना रुके कहा, फेरारी 812, F12, 599, 488, F90, 458 और FF जो भी उपलब्ध हैं सब चाहिए। वो घबराकर बोली, सर, सारे मॉडल अभी स्टॉक में नहीं है, कुछ दूसरी ब्रांच से मंगवाने पड़ेंगे। मैंने बेफिक्र होकर जवाब दिया, कोई दिक्कत नहीं। मैंने जिन 7 मॉडल्स के नाम लिए हैं उन्हें इस 612 के साथ जोड़ दो। कुल 8 कारें हो गईं। कस्टमाइजेशन की भी चिंता मत करो। हर कार का सबसे टॉप वेरिएंट चुनो। रंग सिर्फ लाल और काला रहेगा। अब सीधे मुझे टोटल अमाउंट बताओ, जो मुझे बहुत जल्दी है। सेल्स गर्ल ने बिना कुछ बोले तुरंत कैलकुलेटर उठाया और तेजी से हिसाब लगाने लगी। कुछ देर बाद उसने कहा, सर, सिर्फ कारों की कीमत नहीं, कस्टमाइजेशन, इंश्योरेंस और बाकी ऑन रोड चार्ज मिलाकर कुल 5 करोड़ 35 लाख युआन बनते हैं। मेरे कार्ड में लगभग 30 करोड़ युआन पड़े थे। मैंने कार्ड निकालते हुए कहा, मेरे पास बार बार कार्ड स्वाइप करने का टाइम नहीं है। ऐसा करो, यही पूरा पैकेज 4 बार और बना दो, यानी कुल 5 सेट। मेरी बात सुनते ही सेल्स गर्ल पूरी तरह से सन्न रह गई। उसने बहुत से लोगों को फेरारी खरीदते देखा होगा, लेकिन किसी को ऐसे लग्जरी कारें सब्जी की तरह खरीदते हुए उसने पहली बार देखा था। मैंने फिर पूछा, वैसे ला फेरारी है क्या? वो हल्की सी मुस्कुराई और बोली, सर, ला फेरारी लिमिटेड एडिशन मॉडल है। वो पूरी दुनिया में पहले ही सोल्ड आउट हो चुकी है। ला फेरारी न मिलने का मुझे थोड़ा अफसोस तो हुआ, लेकिन मैंने ज्यादा सोचा नहीं। मैंने मुस्कुराकर कहा, कोई बात नहीं, जो हैं वही सही, कार्ड स्वाइप कर दीजिए। आमतौर पर ऐसे बैंक कार्ड की रोजाना खर्च करने की एक लिमिट होती है, लेकिन मेरे पास तो 24 आवर सुपर टाइकून सिस्टम था। इस सिस्टम के सामने दुनिया के सारे नियम बेकार थे। उसने बैंक की लिमिट को भी एक पल में नजरअंदाज कर दिया। अगले ही सेकंड पेमेंट सक्सेसफुल की आवाज सुनाई दी। मेरे सामने खड़ी सेल्स गर्ल की आंखें चमक उठीं। वो मुझे ऐसे देख रही थी जैसे उसे कोई खजाना मिल गया हो। वैसे भी फेरारी जैसे लग्जरी शोरूम में हर रोज इतने बड़े ग्राहक नहीं आते, इसलिए वहां मौजूद बाकी सभी सेल्स गर्ल्स भी तुरंत मेरे आसपास इकट्ठा हो गईं। जो साधारण कपड़े में पहनकर आया था, वही अब उनकी नजरों में लो प्रोफाइल अरबपति की पहचान बन चुके थे। मैंने अभी अभी 20 करोड़ से भी ज्यादा युआन खर्च किए थे और सिस्टम ने तुरंत मुझे 267 करोड़ युआन का कैशबैक दे दिया। पुराने बैलेंस को मिलाकर अब मेरे अकाउंट में लगभग 270 करोड़ युआन कैश पड़ा था। मैंने एक एक करके 40 फेरारी कारों के सारे डॉक्यूमेंट्स पर साइन करना शुरू कर दिया। चारों तरफ सेल्स स्टाफ मेरे इर्द गिर्द घूम रहा था। कोई मुझे पानी दे रहा था, कोई चाय, तो कोई बार बार पूछ रहा था कि मुझे और किसी चीज की जरूरत तो नहीं। इतना ही नहीं, शोरूम का मैनेजर भी खुद आकर मेरी सेवा करने लगा। वो इतनी इज्जत से पेश आ रहा था कि ऐसा लग रहा था जैसे मैं उसका सबसे खास मेहमान हूं। सारे कागज पूरे होने के बाद मैनेजर ने विनम्रता से कहा, मिस्टर गू, एक बात बता दूं, सभी 40 कारों की डिलीवरी होने में लगभग 6 महीने लगेंगे। मैंने आराम से जवाब दिया, कोई दिक्कत नहीं। जैसे जैसे कारें आती जाए एक एक करके मेरे पास भेजते रहना, मैं इंतजार कर सकता हूं। मेरी बात सुनते ही उस सेल्स गर्ल ने राहत की सांस ली।
आखिर ये 20 करोड़ युआन से भी ज्यादा का ऑर्डर था। शायद वो खुद भी नहीं सोच पा रही थी कि उसे इस डील से कितनी बड़ी कमीशन मिलने वाली है। उसके चेहरे की खुशी साफ बता रही थी कि उसकी जिंदगी बदलने वाली है। अगर पहले की बात होती तो शायद मैं इन खूबसूरत लड़कियों से थोड़ा टाइम जरूर बिताता, लेकिन अभी मेरे पास सिर्फ 24 घंटे थे और उनमें से 1 घंटे से ज्यादा पहले ही निकल चुका था। मेरे लिए इस समय हर एक मिनट करोड़ों की कीमत रखता था। इसलिए फिलहाल खूबसूरत लड़कियां नहीं, सिर्फ पैसा कमाना मेरी पहली प्राथमिकता थी। मैंने एक सेल्स गर्ल से कहा, प्लीज फोन का स्पीकर ऑन कर दो। वो तुरंत बोली, जी सर। मैंने कॉल रिसीव की। हेलो, क्या मैं मिस्टर गू से बात कर रहा हूं? मैंने जवाब दिया, हाँ मैं ही बोल रहा हूं। आप कौन? उधर से आवाज आई, हेलो मिस्टर गू, मैं कमर्शियल बैंक का प्रेसिडेंट किन युआन शान बोल रहा हूं। अभी कुछ देर पहले आपके डेबिट कार्ड से 267 करोड़ युआन का एक बहुत बड़ा ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड हुआ है। आपके बैंक में जमा इतनी बड़ी राशि को देखते हुए हमें आपको अपना डिस्टिंग्विश्ड वीआईपी कस्टमर बनाने का सम्मान मिलेगा। इस स्टेटस के साथ आपको कई एक्सक्लूसिव सुविधाएं और स्पेशल बेनिफिट्स मिलेंगे। हालांकि मेरा फोन नॉर्मल मोड पर था, लेकिन स्पीकर इतना तेज था कि शोरूम में मौजूद हर इंसान ने बैंक प्रेसिडेंट की पूरी बात साफ साफ सुन ली। एक पल में पूरा शोरूम बिल्कुल शांत हो गया। मैनेजर से लेकर सभी सेल्स गर्ल्स तक हर कोई मुझे अविश्वास से देखने लगा। उनके दिमाग में बस एक ही सवाल घूम रहा था, आखिर इस इंसान के पास कितना पैसा है? जिस सेल्स गर्ल ने मुझे कारें दिखाई थीं, वो तो पूरी तरह से स्तब्ध रह गई। अभी कुछ मिनट पहले तक उसे 20 करोड़ युआन का ऑर्डर ही दुनिया की सबसे बड़ी डील लग रही थी। लेकिन अब जब उसने 267 करोड़ युआन के ट्रांजैक्शन की बात सुनी तो उसकी सोच ही बदल गई। उधर मुझे वीआईपी स्टेटस में बिल्कुल भी दिलचस्पी नहीं थी। मेरे लिए सबसे जरूरी बात यह थी कि बैंक मेरे काम कैसे आ सकता है। मैंने सीधे कहा, प्रेसिडेंट किन, वीआईपी वाली बात बाद में कर लेंगे, पहले मुझे आपकी एक मदद चाहिए। उन्होंने बिना एक सेकंड लगाए जवाब दिया, जरूर मिस्टर गू, आप बस बताइए आपको क्या चाहिए। मैंने कहा, मुझे तुरंत कुछ प्रॉपर्टी खरीदनी है। बड़े बड़े पेंट हाउस, लग्जरी विला या आलीशान मेंशन, जितनी जल्दी हो सके। अगर आपके इस फील्ड में कोई अच्छे कॉन्टैक्ट्स हैं तो अभी मिलवा दीजिए। मैं एक पल रुका और फिर मुस्कुराकर बोला, और हां, मुझे सिर्फ एक घर नहीं चाहिए, मुझे एक से ज्यादा प्रॉपर्टीज खरीदनी है। मैंने प्रेसिडेंट किन से कहा, अगर प्रॉपर्टीज अच्छी हुई तो मैं तुरंत पेमेंट कर दूंगा। उन्होंने बिना देर किए जवाब दिया, जरूर मिस्टर गू, मुझे बस कुछ मिनट दीजिए, मैं अभी अपने सभी कॉन्टैक्ट से बात करता हूं। कॉल खत्म होते ही पूरे फेरारी शोरूम का माहौल बदल चुका था। अभी तक जो सेल्स गर्ल्स मुझसे बात करने की कोशिश कर रही थीं, अब वो मेरे सामने जोर से सांस लेने तक की हिम्मत नहीं कर पा रही थीं। अगर मेरे पास सिर्फ कुछ करोड़ या कुछ 100 करोड़ होते तो शायद उनके मन में अमीर घर में शादी करने का सपना आ सकता था। लेकिन अब उन्हें समझ आ चुका था कि मेरे पास जो दौलत है वो उनकी सोच से भी कई गुना ज्यादा है। उनके लिए मैं किसी आम अमीर इंसान जैसा नहीं, बल्कि बिल्कुल अलग ही दुनिया का आदमी बन चुका था। मैंने मैनेजर की तरफ देखा और पूछा, क्या अभी कोई ऐसी कार तैयार है जिसे मैं तुरंत लेकर जा सकूं? मैनेजर ने सम्मान से जवाब दिया, मिस्टर गु, आपने सभी कारों के लिए कस्टम कॉन्फ़िगरेशन चुना है, इसलिए सबसे जल्दी डिलीवरी आज दोपहर 3 बजे तक हो पाएगी। मैंने सिर हिलाया, ठीक है, 3 बजे जो भी कार सबसे पहले तैयार हो जाए मुझे तुरंत कॉल कर देना। और हाँ, टैंक पूरा फुल करवा देना। नंबर प्लेट कोई भी सामान्य वाली लगा देना, मुझे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अभी मेरे पास और भी जरूरी काम है, मैं चलता हूं। मैनेजर और पूरा सेल्स स्टाफ मुझे बाहर तक छोड़ने आया। जैसे ही मैं शोरूम से बाहर निकला, उसी समय फिर से प्रेसिडेंट किन का फोन आ गया। हेलो मिस्टर गू, मैंने अभी सभी संबंधित लोगों से बात कर ली है। इस समय बहुत से लोग अपनी लग्जरी प्रॉपर्टी बेचने के लिए तैयार हैं। अब आप बताइए आगे क्या व्यवस्था करनी है। मैंने तुरंत कहा, आपका बैंक कहाँ है? मेरे लिए एक मीटिंग अरेंज कर दीजिए। अभी लगभग 12 बजे हैं। अगर हो सके तो आज दोपहर ठीक 3 बजे उन सभी प्रॉपर्टी ओनर्स को आपके बैंक बुला लीजिए। मैं वहीं आकर सबसे एक साथ मिलूंगा। प्रेसिडेंट किन ने तुरंत जवाब दिया, मिस्टर गू, आपके जैसे सम्मानित ग्राहक की सेवा करना हमारे लिए गर्व की बात है। मैं अभी सभी लोगों के साथ अपॉइंटमेंट फिक्स कर देता हूं। मैंने मुस्कुराकर कहा, बहुत धन्यवाद प्रेसिडेंट किन। और हां, एक और काम है। क्या आप किसी प्राइवेट यॉट और प्राइवेट जेट के मैन्युफैक्चरर या उनके ऑफिशियल डीलर्स को जानते हैं? उन्होंने आत्मविश्वास से जवाब दिया, बिल्कुल मिस्टर गो, हमारी कमर्शियल बैंक की वीआईपी सर्विस बेहद हाई एंड है। ऐसे सभी प्रीमियम ब्रांड्स और ऑफिशियल डीलर्स से हमारे सीधे संपर्क हैं। आपकी जो भी जरूरत होगी हम तुरंत उसकी व्यवस्था कर देंगे। मैं हल्का सा मुस्कुराया, बहुत बढ़िया, तो फिर प्राइवेट जेट और प्राइवेट यॉट वाले लोगों की मीटिंग भी आज दोपहर के लिए फिक्स कर दीजिए। मैं आज ही सबसे मिलना चाहता हूं। फोन रखते ही मैंने घड़ी देखी,
सारी मीटिंग्स तो दोपहर में थीं, लेकिन तब तक मेरे पास काफी समय था और मैं एक भी मिनट बेकार नहीं जाने देना चाहता था। मुझे सिर्फ एक ही काम करना था, ज्यादा से ज्यादा पैसा खर्च करना। खुशकिस्मती से फेरारी शोरूम वाली उसी सड़क पर कई दूसरे लग्जरी कार ब्रांड्स के शोरूम भी थे। करीब 500 मीटर आगे चलते ही मैं सीधे पोर्शे के शोरूम में पहुंच गया। लेकिन इस बार कुछ अलग हुआ। मैंने अभी अंदर कदम ही रखा था कि शोरूम का मैनेजर खुद कई सेल्स एग्जीक्यूटिव्स के साथ मेरा स्वागत करने आ गया। वो मुस्कुराते हुए बोली, हेलो मिस्टर गु, मैं सू वांचिंग, इस पोर्शे शोरूम की मैनेजर हूं। आपका स्वागत है। मैं थोड़ा हैरान हुआ। मैंने तो अपना नाम भी नहीं बताया था। फिर इन्हें कैसे पता चला? मुझे क्या पता था कि अभी 2 मिनट पहले जब मैं बाहर खड़े होकर फोन पर बात कर रहा था, तभी फेरारी शोरूम के कर्मचारियों ने मेरी पूरी खरीदारी की खबर अपने वर्क ग्रुप में डाल दी थी। अब इस पूरी सड़क पर मौजूद हर लग्जरी कार शोरूम को पता चल चुका था कि एक रहस्यमयी अमीर आदमी आया है, जिसने फेरारी के साथ अलग अलग मॉडल्स के 5-5 सेट यानी दर्जनों लग्जरी कारें खरीद डाली हैं और लगभग 30 करोड़ युआन एक साथ खर्च कर दिए हैं। कोई भी मेरी हरकत समझ नहीं पा रहा था। सबके मन में बस एक ही सवाल था, आखिर कौन ऐसा अमीर इंसान है जो कारें भी सब्जियों की तरह खरीद रहा है? मैंने बिना समय बर्बाद किए सीधे पूछा, आपके पास पोर्शे 911, पोर्शे 918 और पोर्शे करेरा जीटी मौजूद हैं? मैनेजर ने विनम्रता से जवाब दिया, मिस्टर गु, अफसोस की बात है कि फिलहाल हमारे पास इन सभी मॉडल्स का स्टॉक उपलब्ध नहीं है। मैनेजर ने कहा, मिस्टर गु, इन सभी मॉडल्स को हमें दूसरे वेयरहाउस से मंगवाना पड़ेगा। मैंने बिना सोचे जवाब दिया, कोई दिक्कत नहीं, तुरंत अरेंज कर दीजिए। सभी कारों में सबसे अच्छे कलर कॉम्बिनेशन चुनिए और हर कार का टॉप वेरिएंट लगाइए। मुझे हर छोटी छोटी चीज के लिए पूछने की जरूरत नहीं है। जो सबसे बेस्ट हो वही कर दीजिए। कुछ देर बाद मैनेजर ने पूरा हिसाब लगाकर कहा, मिस्टर गु, आपकी बताई गई कॉन्फ़िगरेशन के हिसाब से इन सभी पोर्शे कारों की कुल कीमत लगभग 5 करोड़ युआन बनती है। इसमें 2 अलग अलग 918, एक 911 और एक करेरा जीटी शामिल है। मैंने बिना एक पल गवाए अपना बैंक कार्ड निकाला और सीधे पेमेंट कर दिया। पूरा शोरूम एक बार फिर हैरानी में डूब गया। 1 घंटे से भी कम समय में मैं दूसरी बार करोड़ों की शॉपिंग कर चुका था। जब मैं शोरूम से बाहर निकला तो कई सेल्स गर्ल्स मुस्कुराते हुए मुझे बाहर तक छोड़ने आई। हर कोई मुझसे बात करने का मौका चाहता था, लेकिन मेरे पास रुकने का समय नहीं था। करीब 200 मीटर आगे बढ़ते ही मैं सीधे लैम्बोर्गिनी के शोरूम में पहुंच गया और वहां भी बिल्कुल वही नजारा देखने को मिला। स्टाफ पहले से मेरे आने का इंतजार कर रहा था। मैंने ज्यादा देर नहीं लगाई और सीधे अपने पसंदीदा मॉडल चुन लिए, लैम्बोर्गिनी रेवेंटॉन, लैम्बोर्गिनी अवेंटाडोर और लैम्बोर्गिनी मर्सिएलागो। इन तीनों कारों की कुल कीमत लगभग 4 करोड़ युआन थी। मैंने हमेशा की तरह कहा, हर मॉडल के 5-5 सेट तैयार कर दीजिए। कुल मिलाकर मैंने लगभग 20 करोड़ युआन खर्च कर दिए। मेरे अकाउंट का बैलेंस कुछ समय के लिए 47 करोड़ युआन तक नीचे आया, लेकिन अगले ही सेकंड सिस्टम ने मुझे पूरे 200 करोड़ युआन का कैशबैक दे दिया। अब मेरे बैंक अकाउंट में कुल 672 करोड़ युआन जमा हो चुके थे। मैंने बिना समय बर्बाद किए सभी कॉन्ट्रैक्ट्स पर साइन किए और तुरंत अगले शोरूम की तरफ निकल गया। मेरे लिए अब हर सेकंड की कीमत थी। उस सड़क पर मेरा आखिरी पड़ाव था, मासेराती शोरूम। यहां पहुंचकर मैंने एक के बाद एक कई मॉडल चुन लिए, मासेराती क्वात्रोपोर्ते, MC20, ग्रान कैब्रियो, कुबांग और ग्रान टूरिज्मो। इन सभी कारों की कुल कीमत सिर्फ 1 करोड़ 50 लाख युआन थी। मैंने हाथ हिलाते हुए कहा, हर मॉडल के 5-5 सेट तैयार कर दीजिए। कुल मिलाकर मैंने 7 करोड़ 50 लाख युआन खर्च कर दिए। अगले ही पल सिस्टम ने मुझे 75 करोड़ युआन का कैशबैक दे दिया। अब मेरे बैंक अकाउंट का बैलेंस बढ़कर लगभग 740 करोड़ युआन तक पहुंच चुका था और मेरे चेहरे पर मुस्कान पहले से भी ज्यादा गहरी हो गई, क्योंकि अभी तो मेरा 24 घंटे का खेल बस शुरू हुआ था। करीब दोपहर के 3 बजे मैं कमर्शियल बैंक के बाहर पहुंच गया। मैंने आराम से अपना फोन निकाला और एक कॉल कर दी। 1 मिनट भी नहीं बीता था कि लगभग 40 साल का एक व्यक्ति तेजी से बैंक से बाहर निकलकर मेरे सामने आ गया। वो सम्मान से बोला, हेलो मिस्टर गु, मैं किन युआन शान, इस कमर्शियल बैंक का प्रेसिडेंट हूं। हमारे बैंक में आपका स्वागत है। मैंने मुस्कुराकर कहा, इतनी फॉर्मेलिटी की जरूरत नहीं है प्रेसिडेंट किन।
चलिए अंदर चलते हैं। अंदर जाते समय उनकी नजर मेरे हाथ में पकड़े आधे खाए हुए हैमबर्गर पर पड़ी। उन्होंने तुरंत पूछा, मिस्टर गु, क्या आप पहले खाना खाना चाहेंगे? मैंने सिर हिलाया, नहीं, मेरे पास समय बहुत कम है, रहने दीजिए। लेकिन उन्होंने तुरंत कहा, तो फिर मैं अभी अपने स्टाफ को कहता हूं कि आपके लिए पास से कुछ खाना ले आए। मैंने हल्की मुस्कान के साथ जवाब दिया, ठीक है, बस कुछ सिंपल सा ले आइए, धन्यवाद। वो बोले, इसमें धन्यवाद की कोई बात नहीं सर, आपकी सेवा करना हमारे लिए सम्मान की बात है। इतना कहते हुए हम दोनों बैंक के अंदर चले गए। आज बैंक में सामान्य दिनों से कहीं ज्यादा लोग मौजूद थे। आखिर मैंने एक साथ कई लोगों को यहां बुलाया था। प्रेसिडेंट किन ने खुद अपने हाथों से मेरे लिए चाय डाली और फिर बोले, मिस्टर गु, जिन जिन लोगों से आपकी मीटिंग तय हुई थी वो सभी आ चुके हैं। थोड़ी देर में उन्होंने सबका एक दूसरे से परिचय करवाया। मैंने कमरे में मौजूद सभी लोगों की तरफ देखा और कहा, सबसे पहले आप सभी से माफी चाहता हूं कि मैंने आपको इतनी अचानक यहां बुलाया, लेकिन मेरे पास समय बहुत कम है, इसलिए मुझे ऐसा करना पड़ा। मैं हल्का सा मुस्कुराया और आगे बोला, लेकिन मुझे पूरा भरोसा है कि हमारी आज की बातचीत के बाद आप में से कोई भी निराश होकर नहीं जाएगा। कमरे में बैठे सभी लोग बिजनेस की दुनिया के अनुभवी खिलाड़ी थे। उनके लिए ऐसी छोटी मोटी बातें कोई मायने नहीं रखती थी। वैसे भी यहां आने से पहले प्रेसिडेंट किन उन्हें बता चुके थे कि मैं एक ऐसा अरबपति हूं जिसके पास बेहिसाब कैश फ्लो है, इसलिए हर कोई पूरी गंभीरता से मेरी बात सुनने के लिए तैयार बैठा था। मैंने बिना समय गवाए सीधे मुद्दे पर आते हुए कहा, सबसे पहले प्रॉपर्टी डील्स शुरू करते हैं। मैंने सामने बैठे लोगों की तरफ इशारा किया। आप सब अपने अपने तैयार किए हुए डॉक्यूमेंट्स मुझे दे दीजिए। मेरी बात खत्म होते ही वहां मौजूद सातों लोगों ने बिना देर किए अपनी अपनी प्रॉपर्टी की पूरी फाइलें और दस्तावेज मेरे सामने रख दिए। मेरे सामने कुल मिलाकर 30 से भी ज्यादा प्रॉपर्टीज की फाइलें रखी थी। इनमें लग्जरी पेंट हाउस, बड़े फ्लैट और आलीशान विला, सब कुछ शामिल था। मैं एक एक फाइल बहुत तेजी से देखने लगा। मेरा ध्यान सिर्फ दो चीजों पर था, लोकेशन और कीमत। बाकी डिटेल्स में मेरा बिल्कुल भी समय बर्बाद करने का इरादा नहीं था। ये सभी प्रॉपर्टी शेनचेंग के सबसे मशहूर और प्रीमियम प्रोजेक्ट्स में थी, जिनकी कीमतें इतनी ज्यादा थी कि एक आम इंसान उनके बारे में सोच भी नहीं सकता था। सिर्फ बड़े फ्लैट्स की बात करें तो सबसे सस्ता फ्लैट भी 2 लाख युआन प्रति स्क्वायर मीटर से शुरू हो रहा था और सबसे छोटा फ्लैट भी 230 स्क्वायर मीटर से बड़ा था। मैं लगातार लगभग 1 घंटे तक सभी फाइलें देखता रहा। जब मैंने सिर उठाया तो देखा कि मेरे सामने एक टेकवे खाना रखा हुआ था, साधारण सा चावल और कुछ सब्जियां। शायद प्रेसिडेंट किन ने ही मेरे लिए मंगवाया था। मैंने फाइलें बंद की और सबकी तरफ देखते हुए कहा, अगर मैं आप सभी से प्रॉपर्टी खरीदूं तो मुझे एक्स्ट्रा डिस्काउंट या कोई स्पेशल बेनिफिट क्या मिलेगा? मेरी बात सुनते ही सभी लोग एक दूसरे की तरफ देखने लगे। फिर एक एक करके सबने अपने अपने ऑफर्स बताने शुरू किए। लगभग हर कंपनी की तरफ से मिलने वाले फायदे एक जैसे थे। 3 साल तक मेंटेनेंस फीस पूरी तरह माफ, 3 साल तक यूटिलिटी और हीटिंग चार्जेस फ्री, एक फ्री पार्किंग स्पेस और अगले 3 सालों में पूरे घर की 10 बार मुफ्त डीप क्लीनिंग सर्विस। मैंने जल्दी से मन ही मन पूरा हिसाब लगाया। सबसे सस्ता लग्जरी फ्लैट लगभग 4 करोड़ 60 लाख युआन का था, जबकि सबसे महंगे आलीशान विला की कीमत सीधे 80 करोड़ युआन तक पहुंच रही थी। मैंने फाइलों पर एक आखिरी नजर डाली और मन ही मन फैसला कर लिया कि अब अगला कदम ऐसा होगा जिसकी किसी ने भी कल्पना नहीं की होगी। मैंने सभी फाइलों का हिसाब लगाया। कुल मिलाकर 32 प्रॉपर्टीज थी, जिनमें 7 आलीशान विला और 25 लग्जरी फ्लैट शामिल थे। इन सबकी कुल कीमत लगभग 430 करोड़ युआन बन रही थी। मेरे अकाउंट में पहले से ही 740 करोड़ युआन मौजूद थे, इसलिए इतनी बड़ी रकम देखकर मुझे जरा भी टेंशन नहीं हुई, बल्कि मैं अंदर ही अंदर खुश हो गया। आखिर इस डील के बाद सिस्टम मुझे पूरे 4300 करोड़ युआन का कैशबैक देने वाला था। हाँ, रकम बहुत बड़ी थी,
इसलिए सिस्टम एक साथ पैसा भेजने की बजाय उसे कई किश्तों में ट्रांसफर करने वाला था। उधर सामने बैठे सभी प्रॉपर्टी एजेंट्स अभी भी हैरान थे। वो इतनी जल्दी में आए थे कि सिर्फ प्रॉपर्टी की फाइलें ही लेकर आए थे। उन्हें बिल्कुल उम्मीद नहीं थी कि कोई इंसान सिर्फ तस्वीरें देखकर ही सारी प्रॉपर्टीज एक साथ खरीद लेगा। इसलिए उनके पास तो खरीद बिक्री के असली कॉन्ट्रैक्ट्स भी नहीं थे। लेकिन इसमें भी कोई समस्या नहीं थी। उन्होंने तुरंत एक फोन किया और ओरिजिनल कॉन्ट्रैक्ट्स मंगवा लिए। मैंने फिर अपनी नजर बगल में बैठे 3 प्राइवेट यॉट कंपनियों के प्रतिनिधियों पर डाली। मैंने पूछा, आप लोगों के पास भी सभी डॉक्यूमेंट्स तैयार हैं? तीनों तुरंत खड़े हो गए और दोनों हाथों से अपनी अपनी फाइलें मेरे सामने रख दी। मैंने एक एक डिजाइन ध्यान से देखा, फिर मुस्कुराकर कहा, ये तीनों यॉट मुझे पसंद है, मैं तीनों खरीद रहा हूं। मैं थोड़ी देर रुका और आगे बोला, और इनके अलावा मेरे लिए एक बिल्कुल नई कस्टम यॉट भी तैयार की जाएगी। तीनों प्रतिनिधियों की आंखें चमक उठीं। उनमें से एक तुरंत बोला, चिंता मत कीजिए मिस्टर गो, ऐसी कोई चीज नहीं है जिसे हम बना ना सके। मैंने संतुष्टि से सिर हिलाया और अगले लगभग आधे घंटे तक अपनी कस्टम यॉट के लिए एक एक डिटेल समझाता रहा। मेरी डिमांड्स इतनी यूनिक और मुश्किल थी कि उन्हें सुनकर तीनों कंपनियां भी एक दूसरे का चेहरा देखने लगी। आखिर में मैंने कहा, मेरी सारी जरूरतें अब आप तीनों जानते हैं, अब आपस में कंपीट कीजिए। जो सबसे बेहतरीन डिजाइन और ऑफर देगा वही ये ऑर्डर जीतेगा। उसी समय प्रॉपर्टी के सभी ओरिजिनल कॉन्ट्रैक्ट्स भी बैंक पहुंच गए। मैंने बिना समय गवाए एक एक करके उन पर साइन करना शुरू कर दिया। साथ ही मैंने तीनों यॉट कंपनियों को सोचने का समय दे दिया। लेकिन मेरा काम अभी खत्म नहीं हुआ था। मैंने तुरंत सामने रखी प्राइवेट जेट डीलर्स की फाइलें भी अपनी तरफ खींच ली, क्योंकि आज मैं सिर्फ अमीर नहीं बन रहा था, मैं अपनी पूरी लग्जरी दुनिया एक ही दिन में खड़ी कर रहा था। मैंने एक एक करके कई प्राइवेट जेट कंपनियों की फाइलें देखी, लेकिन सच कहूं तो मैं ज्यादा प्रभावित नहीं हुआ। मैंने हल्का सा भौहें सिकोड़ ली। मुझे जो चाहिए था वैसा जेट किसी के पास तैयार नहीं था, लेकिन इसमें उनकी भी कोई गलती नहीं थी। प्राइवेट जेट कोई आम कार नहीं होता। उसकी कीमत इतनी ज्यादा होती है कि ज्यादातर जेट पहले से स्टॉक में नहीं रखे जाते, बल्कि ऑर्डर मिलने के बाद ही बनाए जाते हैं। मैंने बिना देर किए अपनी सभी शर्तें और जरूरतें विस्तार से बतानी शुरू कर दी। केबिन कैसा होगा, इंटीरियर किस लेवल का होगा, कौन कौन से फीचर्स चाहिए, मैंने एक भी डिटेल छोड़े बिना सब समझा दिया। कमरे में बैठे सभी लोग तेजी से नोट्स लेने लगे। इसके बाद उन्होंने तुरंत अपनी अपनी कंपनियों और मैन्युफैक्चरर से संपर्क करना शुरू कर दिया। एक तरफ खड़े प्रेसिडेंट किन युआनशान ये सब देखकर पूरी तरह दंग रह गए थे। बैंक प्रेसिडेंट होने के नाते उन्होंने अपनी जिंदगी में न जाने कितने अरबपतियों को देखा था। उन्हें लगता था कि दुनिया में ऐसा कोई सौदा नहीं होगा जो उन्हें हैरान कर सके। लेकिन आज उनकी आंखों के सामने जो हो रहा था उसने उनकी पूरी सोच बदल दी। आम इंसान तो सब्जी खरीदते समय भी पहले 10 दुकानों में भाव पूछता है, और मैं अरबों युआन की चीजें ऐसे खरीद रहा था जैसे कोई सड़क किनारे से सब्जियां उठा रहा हो। उधर काफी चर्चा के बाद तीनों यॉट कंपनियों ने भी अपना फैसला सुना दिया। मेरी कस्टम यॉट बनाने की जिम्मेदारी उनमें से सिर्फ एक कंपनी को दी गई। मेरी डिमांड्स के हिसाब से उस कस्टम यॉट की कुल कीमत लगभग 250 करोड़ युआन तय हुई। पूरी दुनिया में भी इतनी महंगी प्राइवेट यॉट्स बहुत कम लोगों के पास होती थी। लेकिन मैंने बिना एक पल रुके सीधे पूरे 250 करोड़ युआन ट्रांसफर कर दिए। इसके बाद मैंने उन 3 रेडीमेड यॉट्स की तरफ इशारा किया जिन्हें मैंने पहले पसंद किया था। उनकी कुल कीमत लगभग 40 करोड़ युआन थी। मैंने हमेशा की तरह बिना कोई सवाल किए कॉन्ट्रैक्ट्स पर साइन किए और तुरंत कार्ड स्वाइप कर दिया। हर बड़ी खरीदारी के साथ मेरा सिस्टम लगातार मुझे कई गुना कैशबैक देता जा रहा था। अब मेरी कुल संपत्ति तेजी से बढ़ते बढ़ते लगभग 7,220 करोड़ युआन तक पहुंच चुकी थी। उधर यॉट बनाने वाली कंपनी के लिए भी ये प्रोजेक्ट
किसी सपने से कम नहीं था। मेरी कस्टम यॉट सिर्फ एक ऑर्डर नहीं, बल्कि उनके पूरे इतिहास की सबसे बड़ी और सबसे मुश्किल चुनौती बनने वाली थी। मेरी कस्टम यॉट कोई साधारण यॉट नहीं थी। उसका साइज, डिजाइन, लग्जरी फीचर्स और टेक्नोलॉजी, हर चीज दुनिया के सबसे टॉप लेवल की होने वाली थी। खुशकिस्मती से जिस कंपनी ने मेरा ऑर्डर लिया था, उसकी क्षमता भी उसी स्तर की थी। पूरे देश में गिनी चुनी कंपनियां ही ऐसा प्रोजेक्ट पूरा कर सकती थी। इसलिए उन्होंने बिना झिझक मेरा ऑर्डर स्वीकार कर लिया। वैसे भी इस बिजनेस में अक्सर महीनों तक कोई बड़ी डील नहीं मिलती, लेकिन जब एक ऑर्डर मिलता है तो वही कई सालों की कमाई करा देता है। और मैंने तो एक ही बार में 250 करोड़ युआन खर्च कर दिए थे। अगले ही पल सिस्टम ने मुझे पूरे 2500 करोड़ युआन का कैशबैक दे दिया। अब मेरे पास इतना वर्किंग कैपिटल हो चुका था कि पैसों की चिंता करना बेकार था। घर और यॉट का काम पूरा हो चुका था। अब बारी थी प्राइवेट जेट की। कई बड़ी एविएशन कंपनियों से चर्चा करने के बाद आखिरकार चाइना ईस्टर्न ने मेरा ऑर्डर लेने की हामी भर दी। मेरी डिमांड्स यहां भी बेहद हाई एंड और जटिल थी। हर चीज दुनिया के सबसे बेहतरीन प्राइवेट जेट्स के स्तर की चाहिए थी। कंपनी ने साफ कहा, सर, अगर हम इस प्रोजेक्ट को सबसे तेज गति से भी करें, तब भी डिलीवरी में लगभग 1.5 साल लगेंगे। उन्होंने आगे समझाया, आमतौर पर ऐसे कस्टम प्राइवेट जेट बनाने में 3 से 4 साल लग जाते हैं, लेकिन हम क्वालिटी से समझौता किए बिना इसे 1.5 साल में पूरा करने की कोशिश करेंगे। मैंने बस सिर हिला दिया। मुझे डिलीवरी की तारीख से कोई फर्क नहीं पड़ता था। मेरे लिए सबसे जरूरी चीज सिर्फ एक थी, जितना बड़ा खर्च उतना बड़ा कैशबैक। दुनिया के सबसे लग्जरी स्टैंडर्ड के हिसाब से तैयार होने वाले उस प्राइवेट जेट की अंतिम कीमत 350 करोड़ युआन तय हुई। मैंने बिना किसी हिचकिचाहट के सभी कॉन्ट्रैक्ट्स पर साइन किए और तुरंत पेमेंट भी कर दी। जैसे ही ट्रांजैक्शन पूरा हुआ, सिस्टम का कैशबैक फिर से मेरे अकाउंट में आने लगा और पहली बार मेरी कुल संपत्ति 1000 करोड़ युआन की सीमा पार कर गई। अब मेरे पास लगभग 1037 करोड़ युआन की दौलत थी। जब सारी मीटिंग्स खत्म हुई और सभी लोग बैंक से चले गए, तब तक शाम के 7 बजे से भी ज्यादा हो चुके थे। मैंने कुर्सी पर पीछे सिर टिकाया, हल्का सा अपनी कनपटी दबाई और गहरी सांस लेते हुए मन ही मन कहा, सच में आज सुबह 10 बजे से लेकर अब तक मैं लगातार सिर्फ एक ही काम कर रहा हूं, पैसा खर्च और फिर उससे भी ज्यादा पैसा कमाना। मैंने कुर्सी पर सिर टिकाकर गहरी सांस ली। सच में मैं बहुत थक गया हूं। सुबह से लगातार दिमाग चलाना, लोगों से बातचीत करना, करोड़ों के सौदे करना और एक के बाद एक कॉन्ट्रैक्ट्स पर साइन करना, यह सब मेरी उम्मीद से कहीं ज्यादा थका देने वाला था। प्रेसिडेंट किन ने मेरी तरफ देखा और सम्मान से बोले, मिस्टर गु, आप काफी थके हुए लग रहे हैं। अगर आप अनुमति दें तो मुझे आपको डिनर कराने का मौका दीजिए। थोड़ा आराम भी हो जाएगा। मैंने हल्की मुस्कान के साथ कहा, ठीक है, चलिए। हालांकि किन युआनशान एक बैंक प्रेसिडेंट थे, लेकिन वो बिल्कुल भी घमंड नहीं दिखा रहे थे, बल्कि हर बात में बहुत विनम्रता से पेश आ रहे थे। मैंने चलते चलते कहा, प्रेसिडेंट किन, वॉशरूम किधर है? मुझे हाथ धोने हैं। उन्होंने तुरंत कहा, इस तरफ आइए, मैं आपको दिखाता हूं। वो मुझे खुद वॉशरूम तक छोड़ने आए। जैसे ही मैं अंदर गया, उन्होंने तुरंत अपना फोन निकाला और किसी को जल्दी जल्दी कॉल करने लगे। कुछ मिनट बाद मैं बाहर आया। वो मुस्कुराकर बोले, मिस्टर गु, चलिए, सब तैयार है। मैंने सिर हिलाया और उनके साथ बाहर निकल गया। कुछ देर बाद हम दोनों शहर के एक बेहद मशहूर प्राइवेट किचन रेस्टोरेंट में पहुंच गए। बैठते ही मैंने प्रेसिडेंट किन से एक सवाल पूछा, प्रेसिडेंट किन, ऐसी कौन सी चीजें हैं जिन पर बहुत ज्यादा पैसा खर्च किया जा सकता है? उन्होंने कुछ पल सोचकर जवाब दिया, अगर बड़ी रकम खर्च करने की बात करें तो लग्जरी घड़ियां, महंगी पेंटिंग्स और आर्ट कलेक्शन, हाई एंड ज्वेलरी, इन सब पर बहुत पैसा खर्च होता है। मैंने फिर पूछा,
और कुछ? इस बार उन्होंने थोड़ा मुस्कुराते हुए कहा, अगर सिर्फ पैसा खर्च करने की बात हो तो सबसे तेज तरीका है इन्वेस्टमेंट। किसी कंपनी में निवेश करिए, करोड़ों अरबों की रकम देखते ही देखते लग जाती है। मेरी आंखें चमक उठीं। यही तो मैं सुनना चाहता था। मैंने तुरंत कहा, प्रेसिडेंट किन, क्या इस समय ऐसी कंपनियां हैं जिन्हें तुरंत इन्वेस्टमेंट की जरूरत हो? अगर कोई अच्छा मौका मिला तो शायद मैं कुछ कंपनियों में निवेश कर दूं। प्रेसिडेंट किन बिना देर किए बोले, बिल्कुल मिस्टर गु, ऐसी कंपनियों की कोई कमी नहीं है। पूरे देश में हर इंडस्ट्री में बहुत सी कंपनियां हैं जो इस समय निवेशकों की तलाश कर रही हैं। उनकी बात सुनकर मेरे चेहरे पर फिर से मुस्कान लौट आई, क्योंकि मुझे लग रहा था कि आज की सबसे बड़ी कमाई शायद अभी बाकी थी। प्रेसिडेंट किन बोले, मिस्टर गु, ऐसी कंपनियों की कोई कमी नहीं है। अगर आप चाहें तो मैं आसानी से बहुत सारी कंपनियां ढूंढ सकता हूं जिन्हें इस समय इन्वेस्टमेंट की जरूरत है। मैंने तुरंत कहा, तो फिर मेरी एक मदद कीजिए। फिल्म और एंटरटेनमेंट, इंटरनेट और मीडिया, मेडिकल और फार्मास्यूटिकल, एजुकेशन और ट्रेनिंग, इन सभी सेक्टर्स में देखिए। अगर कोई अच्छी कंपनी इन्वेस्टमेंट ढूंढ रही हो तो मुझे बताइए। मैं थोड़ी देर रुका और फिर मुस्कुराकर बोला, लेकिन कंपनी बहुत खराब नहीं होनी चाहिए। कम से कम उसका भविष्य तो अच्छा दिखना चाहिए। असल में मैंने ये बात जानबूझकर कही। मेरे लिए तो फर्क ही क्या पड़ता था। मैं जहां भी पैसा लगाता, सिस्टम मुझे 10 गुना कैशबैक देने ही वाला था। प्रेसिडेंट किन ने तुरंत भरोसा दिलाया, चिंता मत कीजिए मिस्टर गो, आज डिनर के बाद मैं खुद इस काम में लग जाऊंगा। जैसे ही मुझे सही कंपनियां मिलेंगी मैं तुरंत आपको संपर्क करूंगा। हम दोनों की बात वहीं तय हो गई। फिर प्रेसिडेंट किन मुस्कुराकर बोले, मिस्टर गु, मेरी एक छोटी सी उम्मीद है। अगर हो सके तो आप अपनी ज्यादातर जमा राशि हमारे बैंक में ही रखिए। मैं भी मुस्कुरा दिया। प्रेसिडेंट किन, आपने वो कहावत तो सुनी ही होगी, अपने सारे अंडे एक ही टोकरी में नहीं रखने चाहिए। मैं अपनी पूरी दौलत किसी एक बैंक में नहीं रख सकता। मैंने उनकी तरफ देखते हुए आगे कहा, लेकिन मैं आपसे एक वादा जरूर करता हूं। मेरी सबसे बड़ी रकम आपके ही बैंक में रहेगी। ये सुनते ही उनके चेहरे पर खुशी साफ दिखाई देने लगी। आखिर पूरे दिन उन्होंने मेरे लिए हर काम पूरे दिल से किया था। उनकी इस छोटी सी इच्छा को मानने में मुझे भी कोई परेशानी नहीं थी। डिनर खत्म होते होते रात के 9 बजे से ज्यादा हो चुके थे। मैंने उठते हुए कहा, प्रेसिडेंट किन, आज आपने जो भी मदद की उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। उन्होंने तुरंत जवाब दिया, अरे नहीं मिस्टर गु, आपके जैसे सम्मानित ग्राहक की सेवा करना तो हमारे बैंक के लिए गर्व की बात है। तभी मुझे अचानक एक और बात याद आई। मैंने पूछा, ओह हां, मैं एक कमर्शियल ऑफिस बिल्डिंग भी खरीदना चाहता हूं। क्या आसपास कोई ऐसी बिल्डिंग है जो बिक्री के लिए उपलब्ध हो? मेरी बात सुनकर प्रेसिडेंट किन हल्का सा मुस्कुराए। प्रेसिडेंट किन ने कुछ पल सोचकर कहा, मिस्टर गु, अगर आप सच में एक कमर्शियल ऑफिस बिल्डिंग खरीदना चाहते हैं तो मुझे पहले कुछ लोगों से बात करनी होगी, क्योंकि ऐसी प्रॉपर्टी हर कोई बेचने के लिए तैयार नहीं होता। इतना कहते कहते उनकी नजर अचानक ठहर गई, जैसे उन्हें कुछ याद आ गया हो। वो तुरंत बोले, ओह, एक मिनट मिस्टर गु, अगर कोई नई नई बनी हुई बिल्डिंग हो जो अभी तक इस्तेमाल ही ना हुई हो तो क्या वो चलेगी? मैंने बिना सोचे जवाब दिया, बिल्कुल। इंटीरियर और बाकी बदलाव मैं अपनी जरूरत के हिसाब से खुद करवा लूंगा। ये सुनते ही प्रेसिडेंट किन मुस्कुरा दिए। अब याद आया, मुझे सच में एक ऐसी बिल्डिंग के बारे में पता है। मैंने तुरंत पूछा, कौन सी बिल्डिंग? उन्होंने समझाना शुरू किया। कुछ साल पहले एक कंपनी ने हमारे बैंक से लोन लेकर एक बहुत बड़ा ट्विन टावर प्रोजेक्ट बनाया था। दोनों टावर्स आपस में जुड़े हुए हैं। उसका डिजाइन भी काफी शानदार है। उसमें कमर्शियल एरिया, ऑफिस स्पेस, लग्जरी होटल, रेजिडेंशियल अपार्टमेंट्स और कई दूसरे मॉड्यूल पहले से ही प्लान किए गए हैं। उन्होंने आगे कहा,
पिछले महीने ही उस प्रोजेक्ट का निर्माण पूरा हुआ है। अभी अंदर इंटीरियर का काम चल रहा है। हालांकि मुझे इसकी मौजूदा प्रोग्रेस की पूरी जानकारी नहीं है। मैंने तुरंत उनकी बात बीच में रोकते हुए कहा, मुझे किराए पर नहीं चाहिए, मैं पूरी बिल्डिंग खरीदना चाहता हूं। मैंने उनकी आंखों में देखते हुए कहा, प्रेसिडेंट किन, जरा पता कीजिए। अगर सब कुछ सही हुआ तो मैं उसे सीधे खरीद लूंगा। मेरी बात सुनकर प्रेसिडेंट किन ने बिना एक पल गवाए सिर हिलाया। उन्होंने तुरंत अपना फोन निकाला और किसी का नंबर डायल कर दिया। कुछ सेकंड बाद उधर से कॉल उठी। हेलो प्रेसिडेंट किन, इस समय आपका फोन। क्या कोई जरूरी बात है? प्रेसिडेंट किन ने फोन पर कहा, मैं आज आपको अपनी तरफ से नहीं बल्कि एक खास क्लाइंट की तरफ से कॉल कर रहा हूं। मुझे आपसे एक जरूरी बात करनी है। उधर से हैरानी भरी आवाज आई, किसी और की तरफ से? कौन है वो और बात क्या है? प्रेसिडेंट किन सीधे मुद्दे पर आ गए। तुम्हारे जो 2 ट्विन टावर्स हैं, उनका क्या हाल है? उधर से हल्की हंसी सुनाई दी। ओल्ड किन, तुम फिर लोन के पैसे मांगने के लिए फोन कर रहे हो ना? चिंता मत करो, इंटीरियर का काम लगभग पूरा होने वाला है। जैसे ही बिल्डिंग चालू होगी, किराया आना शुरू हो जाएगा और मैं बैंक का लोन भी चुका दूंगा। किन ने तुरंत कहा, नहीं, मैं पैसे मांगने के लिए फोन नहीं कर रहा। मैं सिर्फ ये पूछना चाहता हूं, क्या तुम उन दोनों बिल्डिंग्स को बेचने के बारे में सोच सकते हो? उधर कुछ पल की चुप्पी छा गई। बेचना? प्रेसिडेंट किन बोले, मेरे पास एक बहुत बड़े क्लाइंट है। मैं तुम्हारी उनसे मुलाकात करवाना चाहता था, लेकिन अगर तुम्हारा बेचने का इरादा नहीं है तो रहने दो। ये सुनते ही उधर वाला आदमी तुरंत बोला, रुको जरा एक मिनट, तुमने कहा बहुत बड़ा क्लाइंट, कितना बड़ा? किन हल्का सा मुस्कुराए, ये मैं नहीं बता सकता, बस इतना समझ लो, वो तुम्हारे दोनों टावर्स एक साथ पूरा कैश देकर खरीद सकते हैं। ये सुनते ही प्रेसिडेंट लू बिल्कुल चुप हो गए। आखिर वो दोनों टावर्स कोई छोटी मोटी प्रॉपर्टी नहीं थे। शंघाई जैसी महंगी जगह पर इतनी बड़ी कमर्शियल बिल्डिंग की कीमत आसमान छू रही थी। अगर वो किराए के भरोसे निवेश की रकम वापस निकालते तो इसमें कई साल लग जाते। ऊपर से बैंक का लोन भी चुकाना था और आगे के प्रोजेक्ट्स के लिए नई पूंजी भी जमा करनी थी। काफी देर सोचने के बाद उन्होंने धीरे से कहा, अगर मुझे एक ही बार में पूरी रकम वापस मिल जाए तो शायद ये मेरे लिए ज्यादा अच्छा सौदा होगा। फिर उन्होंने फैसला लेते हुए कहा, ठीक है ओल्ड किन, मैं कल अपनी पूरी टीम के साथ बैठकर इस बारे में चर्चा करूंगा। लेकिन प्रेसिडेंट किन ने तुरंत उन्हें रोक दिया। मेरे क्लाइंट ने साफ कहा है कि अगर बात करनी है तो आज रात ही करनी होगी, क्योंकि कल सुबह 10 बजे के बाद उनके पास समय नहीं होगा। उसके बाद वो दूसरी बिल्डिंग्स देखने लगेंगे। ये सुनते ही प्रेसिडेंट लू लगभग चिल्ला पड़े, क्या ओल्ड किन, तुम मजाक कर रहे हो क्या? इतनी बड़ी कमर्शियल बिल्डिंग का फैसला कोई एक रात में कैसे कर सकता है? ऐसी डील्स में तो हफ्तों, कभी कभी महीनों लग जाते हैं। प्रेसिडेंट लू ने हैरानी से कहा, ओल्ड किन, क्या तुम सच में गंभीर हो? इतनी बड़ी डील का फैसला एक ही रात में, ये कोई मजाक तो नहीं? प्रेसिडेंट किन ने शांत आवाज में जवाब दिया, मैं बस इतना बता सकता हूं कि मेरे इस क्लाइंट ने आज सिर्फ एक ही दिन में लगभग 1000 करोड़ युआन कैश खर्च किए हैं। ये सुनते ही प्रेसिडेंट लू पूरी तरह चुप हो गए। 1000 करोड़ युआन सिर्फ एक दिन में। बाकी सब बातें अपनी जगह थी, लेकिन जो इंसान इतनी बड़ी रकम कैश में खर्च कर सकता हो, उसके पास पैसों की कमी होने का सवाल ही नहीं उठता। ऐसा आदमी किसी छोटी मोटी बात के लिए उनसे मजाक क्यों करेगा? लेकिन उनके मन में एक सवाल बार बार घूम रहा था, आखिर इतनी जल्दी किस बात की है? आमतौर पर कोई भी कमर्शियल बिल्डिंग खरीदने से पहले महीनों तक रिसर्च करता है, लोकेशन देखता है, दूसरे प्रोजेक्ट से तुलना करता है, कई बार बातचीत और मोलभाव होता है, फिर जाकर एडवांस पेमेंट होती है। लेकिन मैं सिर्फ एक रात में पूरी बिल्डिंग खरीदने का फैसला करना चाहता था। यह तरीका उनकी समझ से बिल्कुल बाहर था।
कुछ देर सोचने के बाद उन्होंने आखिर कहा, ठीक है ओल्किन, मुझे 1 घंटा दो, मैं सबसे बात करके तुम्हें वापस कॉल करता हूं। ठीक है, इतना कहकर प्रेसिडेंट किन ने फोन रख दिया। मैंने हल्के से अपनी कनपटी दबाई और कहा, ओह हां प्रेसिडेंट किन, इन्वेस्टमेंट वाली बात भी साथ में पूछ लीजिए। देखिए, इस समय किन किन कंपनियों को निवेश की जरूरत है। उन्होंने तुरंत सिर हिलाया। कोई समस्या नहीं मिस्टर गु, मैं अभी अपने सभी बिजनेस कॉन्टैक्ट्स के ग्रुप में मैसेज भेज देता हूं। अब मेरे पास 1000 करोड़ युआन से भी ज्यादा की संपत्ति थी। इतना पैसा यूं ही बैंक में पड़ा रहे, यह मुझे बिल्कुल पसंद नहीं था। अगर सही जगह निवेश किया जाए तो और भी ज्यादा अवसर मिल सकते थे। और मेरे लिए तो सबसे बड़ी बात यह थी कि निवेश करूं या मुनाफा मिले या न मिले, सिस्टम का कैशबैक तो मुझे मिलने ही वाला था। प्रेसिडेंट किन ने जैसे ही ग्रुप में मैसेज भेजा, 10 सेकंड भी नहीं बीते थे कि उनका फोन लगातार बजने लगा। उन्होंने स्क्रीन देखी और मुस्कुराकर कहा, अरे ये तो प्रेसिडेंट वांग का फोन है। उन्होंने कॉल उठाई। हेलो प्रेसिडेंट वांग, बताइए कैसे याद किया। उधर से तुरंत जवाब आया, प्रेसिडेंट किन, मैंने अभी अभी आपका ग्रुप मैसेज देखा है। उधर से आवाज आई, प्रेसिडेंट किन, मुझे नहीं पता आप जो कह रहे हैं वो सच है या नहीं, लेकिन अगर सच में आप अभी उसी व्यक्ति के साथ हैं तो मैं कल सुबह सबसे पहले उनसे मिलना चाहता हूं। प्रेसिडेंट किन ने मेरी तरफ देखा। मैंने हल्के से सिर हिलाकर इशारा किया। वो तुरंत बोले, सुबह ठीक 8 बजे हमारे बैंक के कॉन्फ्रेंस रूम में आ जाइए। अपने सभी डॉक्यूमेंट्स और कॉन्ट्रैक्ट साथ लेकर आइए। उधर से उत्साहित आवाज आई, बहुत बहुत धन्यवाद प्रेसिडेंट किन। फोन कटते ही एक और कॉल आ गई, फिर दूसरी, फिर तीसरी। अगले 1 घंटे तक प्रेसिडेंट किन का फोन लगातार बजता ही रहा। कम से कम 20 अलग अलग कंपनियों के मालिक और प्रेसिडेंट उन्हें कॉल कर चुके थे। हर किसी की बस एक ही इच्छा थी, मुझसे मिलना और इन्वेस्टमेंट हासिल करना। कई लोग तो कॉल भी नहीं लगा पाए। उन्होंने सीधे प्रेसिडेंट किन को मैसेज भेज दिए। पूरा फोन नोटिफिकेशन से भर गया था। करीब 1 घंटे बाद आखिरकार प्रेसिडेंट लू का भी फोन वापस आ गया। उन्होंने कहा, प्रेसिडेंट किन, हमने पूरी टीम के साथ चर्चा कर ली है। हम वो ट्विन टावर्स बेचने के लिए तैयार हैं, लेकिन एक छोटी सी समस्या है। कुछ हिस्सों के पहले से कॉन्ट्रैक्ट साइन हो चुके हैं। उन एग्रीमेंट्स को हम कैंसिल नहीं कर सकते। आगे उन मामलों को नए मालिक को ही संभालना होगा। मैंने बिना कुछ कहे मुस्कुराकर कोई बात नहीं का इशारा किया। प्रेसिडेंट किन तुरंत बोले, कोई समस्या नहीं। कल सुबह 7 बजे हमारे बैंक के कॉन्फ्रेंस रूम में आइए। अपने सभी डॉक्यूमेंट्स और कॉन्ट्रैक्ट साथ लेकर आइए। दोनों ने कुछ औपचारिक बातें की और फिर कॉल खत्म हो गई। प्रेसिडेंट किन ने अपने फोन की स्क्रीन की तरफ देखा। सैकड़ों मैसेज और मिस्ड कॉल्स देखकर वो हल्का सा हंस पड़े। उन्होंने मेरी तरफ देखकर पूछा, मिस्टर गु, क्या आप सच में इन सभी लोगों से मिलने वाले हैं? मैंने बिना झिझक जवाब दिया, उन्हें बता दीजिए, जो लोग आज रात फ्री हैं वो आज ही मुझसे आकर मिल सकते हैं, और जो आज नहीं आ सकते वो कल सुबह 9 बजे से पहले बैंक पहुंच जाए। मैंने आखिरी बात साफ शब्दों में कही, 9 बजे के बाद आने की जरूरत नहीं, क्योंकि उसके बाद मेरे पास किसी के लिए समय नहीं होगा। मैंने प्रेसिडेंट किन से कहा, सुबह 10 बजे के बाद मेरे दूसरे काम हैं। उसके बाद मेरे पास किसी से मिलने का बिल्कुल समय नहीं होगा। हालांकि उन्हें बिल्कुल नहीं पता था कि मैं आखिर करने क्या वाला हूं, लेकिन वो इतना जरूर जानते थे कि उन्हें मुझसे ऐसे सवाल पूछने का कोई हक नहीं था। उन्होंने तुरंत सभी लोगों को मेरा मैसेज भेज दिया। इसके बाद उन्होंने समय देखा और मेरी तरफ मुस्कुराकर बोले, मिस्टर गु, क्यों न हम किसी और जगह चलते हैं? मैंने पूछा, कहां? कुछ ही देर में वो मुझे शहर के एक प्राइवेट क्लब के बाहर लेकर पहुंचे। उन्होंने कहा, यह क्लब मेरे एक बिजनेस फ्रेंड का है। यहां बाथिंग, मसाज,
आराम करने के लिए प्राइवेट रूम और बिजनेस मीटिंग्स की शानदार सुविधा है। आगे की बातचीत के लिए ये जगह बिल्कुल सही रहेगी। मैं उनके साथ अंदर चला गया। हम सीधे रूम 666 में पहुंचे। कमरे में पहले से कई लोग बैठे हुए थे। प्रेसिडेंट किन ने मुस्कुराकर मेरा परिचय कराया। सभी लोग ध्यान दें, ये है मिस्टर गु। कमरे में मौजूद सभी लोग तुरंत खड़े हो गए। हेलो मिस्टर गु। हालांकि मेरी उम्र ज्यादा नहीं थी, लेकिन उनकी नजरों में मैं चलता फिरता खजाना था। मैं इन्वेस्टमेंट की दुनिया का बहुत बड़ा एक्सपर्ट नहीं था, लेकिन मुझे इतना जरूर पता था कि कुछ इंडस्ट्रीज कभी खत्म नहीं होती, जैसे हेल्थ केयर, एजुकेशन और कुछ दूसरी जरूरी इंडस्ट्रीज। इनकी डिमांड हमेशा बनी रहती है। कई घंटों तक लगातार बातचीत करने के बाद मैंने दर्जनों कंपनियों और बिजनेस ग्रुप्स में निवेश करने का फैसला किया। कुल मिलाकर मैंने लगभग 300 करोड़ युआन का इन्वेस्टमेंट किया और अगले ही पल सिस्टम ने मुझे पूरे 3000 करोड़ युआन का कैशबैक दे दिया। समय का पता ही नहीं चला। जब आखिरी प्रतिनिधि वहां से गया, तब रात के 3 या 4 बजे चुके थे। इतनी भागदौड़ के बाद आखिर मुझे थोड़ी देर आराम करने का मौका मिला, लेकिन मेरी नींद ज्यादा देर तक नहीं टिक सकी। कुछ ही समय बाद प्रेसिडेंट किन ने मुझे जगाया। मिस्टर गु, हमें अब बैंक चलना होगा। जिन लोगों से अपॉइंटमेंट है, वो सब आपका इंतजार कर रहे हैं। मैंने आंखें खोली। रात भर जागने की वजह से मेरी आंखों के नीचे गहरे काले घेरे पड़ चुके थे। मैं और प्रेसिडेंट किन तुरंत कमर्शियल बैंक के कॉन्फ्रेंस रूम पहुंच गए। वहां प्रेसिडेंट लू अपनी सेक्रेटरी और ढेर सारे कॉन्ट्रैक्ट्स के साथ पहले से मौजूद थे। मैंने फाइलें उठाई और सिर्फ सबसे जरूरी हिस्से पढ़े। फिर मैंने बिना हिचकिचाए कहा, मैं ये डील स्वीकार करता हूं। मैं उन दोनों ट्विन टावर्स को अपना मुख्य हेडक्वार्टर बनाना चाहता था, इसलिए मैं नहीं चाहता था कि उनका कोई हिस्सा किसी और के पास रहे। मैंने दोनों बिल्डिंग्स 300 करोड़ युआन में खरीद ली। अगले ही सेकंड सिस्टम ने मुझे पूरे 3000 करोड़ युआन का कैशबैक दे दिया। इसके अलावा मैंने बाकी प्रतिनिधियों की कंपनियों में भी लगभग 200 करोड़ युआन का निवेश किया। लगातार कॉन्ट्रैक्ट्स पर साइन करते करते जब मैंने घड़ी देखी, तब सुबह के 9:50 हो चुके थे। मैंने सबकी तरफ देखकर कहा, माफ कीजिए, मैं अभी 2 मिनट में आता हूं। इतना कहकर मैं वॉशरूम की तरफ चला गया। मैं वॉशरूम में खड़ा ही था कि अचानक मेरे दिमाग में सिस्टम की आखिरी नोटिफिकेशन गूंज उठी। 24 घंटे पूरे हो चुके हैं। सुपर टाइकून सिस्टम अब अपने आप अनबाइंड हो रहा है। होस्ट को भविष्य के लिए शुभकामनाएं। मैं कुछ सेकंड तक चुपचाप खड़ा रहा। सच कहूं तो मुझे पहले से ही पता था कि यह सिस्टम हमेशा मेरे साथ नहीं रहने वाला। मैंने हल्की सी मुस्कान के साथ मन ही मन कहा, तुम्हारा भी धन्यवाद और अलविदा। अगले ही पल सिस्टम धीरे धीरे चमकते हुए कणों की तरह गायब हो गया। कुछ पल के लिए मुझे थोड़ा खाली खाली सा महसूस हुआ, लेकिन मैंने खुद को संभाला, गहरी सांस ली और वापस कॉन्फ्रेंस रूम की तरफ चल पड़ा। इन 24 घंटों में सिर्फ सिस्टम की मदद से मैंने कुल 8,237 करोड़ युआन कमा लिए थे। और सबसे बड़ी बात, यह सारी रकम कैश थी, जिसे मैं जब चाहूं, जहां चाहूं इस्तेमाल कर सकता था। सिर्फ कैश ही नहीं, मेरे पास अब दर्जनों आलीशान विला और लग्जरी फ्लैट्स थे, सैकड़ों लग्जरी कारें, प्राइवेट जेट, प्राइवेट यॉट्स, करीब 100 कंपनियों में हिस्सेदारी, और वो 2 विशाल ट्विन टावर्स भी अब मेरे ही थे। इतनी संपत्ति होने के बाद अगर कभी जिंदगी में मेरा सब कुछ खत्म भी हो जाए, तो सिर्फ ये एसेट्स बेचकर ही मैं फिर से हजारों करोड़ों का मालिक बन सकता था। मैंने प्रेसिडेंट किन की तरफ देखा और मुस्कुराकर कहा, प्रेसिडेंट किन, इन 2 दिनों में आपने मेरे लिए बहुत मेहनत की। आपका दिल से धन्यवाद। मेरा यहां का काम पूरा हो गया है। अब मुझे कुछ और जरूरी काम निपटाने हैं, इसलिए मैं चलता हूं। उन्होंने सम्मान से सिर झुकाते हुए कहा, मिस्टर गु, आपके जैसे बड़े इंसान का बिजी होना बिल्कुल स्वाभाविक है। आइए,
मैं आपको बाहर तक छोड़ देता हूं। मैंने उनसे हाथ मिलाया और फिर बैंक से बाहर निकल गया। मेरा पहला ठिकाना था वही छोटा सा किराए का कमरा जहां से ये पूरी कहानी शुरू हुई थी। मैं अपना सामान पैक करने के लिए वापस अपने पुराने अपार्टमेंट पहुंचा। वैसे भी मेरे पास पैक करने लायक ज्यादा कुछ था ही नहीं। मैंने अपना फोन निकाला और मकान मालिक अंकल लियू को कॉल किया। उन्होंने कॉल उठाते ही पूछा, हाँ गु, कैसे याद किया? मैंने कहा, अंकल लियू, मैं अपना किराए का कमरा खाली करना चाहता हूं। उन्होंने चिंता से कहा, क्या बात है बेटा, कहीं पैसों की परेशानी तो नहीं? किराए की कोई जल्दी नहीं है, जितने दिन रहना है रहो। नौकरी की सैलरी मिल जाए तब दे देना। बाहर नया कमरा लोगे तो यहां से ज्यादा किराया देना पड़ेगा। उनकी बात सुनकर मेरे चेहरे पर मुस्कान आ गई। मैंने धीरे से कहा, ऐसी बात नहीं है अंकल, मैंने अपना खुद का घर खरीद लिया है। अब मुझे किराए पर रहने की जरूरत नहीं पड़ेगी। कुछ सेकंड तक उधर से कोई आवाज नहीं आई। फिर अंकल लियू हंसते हुए बोले, अरे वाह बेटा, लगता है किस्मत खुल गई तुम्हारी। चलो, बहुत खुशी हुई। आराम से अपना सामान पैक कर लेना। जाते समय बस चाबी मेरे दरवाजे पर रख देना। मैंने कहा, ठीक है अंकल लियू, बाद में जो भी बाकी किराया होगा मैं आपको ट्रांसफर कर दूंगा। धन्यवाद। कॉल खत्म होते ही मुझे लगा कि आखिरकार पिछले 24 घंटों की सारी भागदौड़ खत्म हो चुकी थी। मैंने तुरंत अपने सबसे अच्छे दोस्त लिन ज़ेयान को फोन मिलाया। उसने कॉल उठाते ही जोर से कहा, भाई, तेरे दिमाग को क्या हो गया है? मैं पूरे दिन से तेरे फोन का इंतजार कर रहा था और अब जाकर कॉल किया है। मैं हंसते हुए बोला, हाँ, अभी अभी सारे काम खत्म हुए हैं। मैंने उसकी आवाज में खुशी महसूस की और पूछा, लगता है तू बहुत खुश है? वो हंसकर बोला, और नहीं तो क्या, मेरे लगभग सारे कर्ज उतर गए। अब तो ऐसा लग रहा है जैसे नई जिंदगी मिल गई हो। मैंने पूछा, सब चुका दिए? वो बोला, करीब 2 लाख युआन का कर्ज था। लगभग सब खत्म हो गया, बस 20,000 युआन बाकी है। मैंने राहत की सांस ली। अच्छा है, बाकी भी जल्दी खत्म हो जाएगा। लेकिन अगले ही पल वो गंभीर होकर बोला, अब तू मुझे सच सच बता, आखिर ये सब हुआ कैसे? और तूने मुझे इतने सारे पैसे क्यों भेज दिए? मैं ये 2 लाख युआन तुझे वापस कैसे दूंगा? मैं मुस्कुराकर बोला, कोई जल्दी नहीं है। जब तेरे पास पैसे हों तब लौटा देना, और अगर कभी न भी लौटा पाए तो भी कोई बात नहीं। वो जोर से हंस पड़ा, भाई, तू तो कमाल का इंसान निकला। मैंने ज्यादा कुछ छिपाते हुए बस इतना कहा, कुछ खास नहीं। कई साल पहले मैंने थोड़ी सी क्रिप्टो खरीदी थी, फिर उसे भूल ही गया। पिछले 2 दिनों में बेच दी और किस्मत इतनी अच्छी निकली कि मैं अमीर बन गया। ये सुनकर वो खुशी से बोला, वाह भाई, बहुत बढ़िया। अब इन पैसों को संभाल कर रखना। हम जैसे लोगों को अपनी जिंदगी खुद बनानी पड़ती है। मैं हंसते हुए बोला, अब डरने जैसा क्या है? तू अपनी जिंदगी एंजॉय कर और मैं अपने बाकी काम निपटाता हूं। वो हंसकर बोला, ठीक है, मैं भी पैसे कमाने निकलता हूं। अब फोन रख। मैं हल्का सा मुस्कुराया और कॉल काट दी। कुछ देर बाद मैं अपनी कंपनी की ऑफिस बिल्डिंग के बाहर पहुंचा। मैंने कार पार्क की और बिल्डिंग की तरफ बढ़ गया। कुछ दिन पहले तक मैं भी एक आम ऑफिस कर्मचारी था, जो हर दिन ओवरटाइम करता था और मुश्किल से अपनी जिंदगी चला रहा था। लेकिन अब मेरी जिंदगी पूरी तरह बदल चुकी थी। इतना अमीर बनने के बाद नौकरी करने का कोई मतलब नहीं था। मैं सीधे अपने बॉस मैनेजर ली के केबिन में गया और कहा, मैनेजर ली, मैं अपनी नौकरी छोड़ना चाहता हूं। उन्होंने हैरानी से मेरी तरफ देखा। क्या हुआ? आज सुबह भी तुम ऑफिस नहीं आए? सब ठीक तो है? मैंने शांत आवाज में कहा, सब ठीक है, बस कुछ साल पहले मैंने थोड़ी सी क्रिप्टो में इन्वेस्टमेंट की थी। पिछले 2 दिनों में उसे बेच दिया
और अब मुझे नौकरी करने की जरूरत नहीं रही। मैंने शांत होकर कहा, मैंने कुछ दिन पहले अपनी क्रिप्टो बेच दी, इसलिए अब मैं नौकरी छोड़ना चाहता हूं। मेरी बात सुनकर मैनेजर ली ने कोई सवाल नहीं किया। न कोई ड्रामा हुआ, न कोई बहस। उन्होंने तुरंत मेरा इस्तीफा मंजूर कर लिया। मैंने अपने सभी सहकर्मियों से एक एक करके विदा ली, अपना रिजाइन लेटर जमा किया और आखिरकार उस कंपनी से हमेशा के लिए बाहर निकल आया। लेकिन मेरे जाने के कुछ ही मिनट बाद ऑफिस के अंदर अचानक एक कर्मचारी भागता हुआ आया और जोर से बोला, अरे यारों, तुम्हें पता है मैंने अभी नीचे क्या देखा? सबने हैरानी से पूछा, क्या हुआ? वो उत्साहित होकर बोला, मैंने अभी अभी गु बेई चेन को फेरारी चलाते हुए देखा है। पूरा ऑफिस एकदम चौंक गया। क्या? फेरारी? उधर मैं अपनी नई फेरारी आराम से चलाते हुए शहर की सड़कों पर निकल चुका था। अब मैं अमीर बन चुका था और मैंने फैसला कर लिया था कि अब से अपनी जिंदगी बिना किसी रोक टोक के अपनी शर्तों पर जीऊंगा। सबसे पहला काम, मुझे अपनी पूरी वार्डरोब बदलनी थी। सच कहूं तो मुझे लग्जरी ब्रांड्स की ज्यादा जानकारी नहीं थी। मैंने सिर्फ इतना सुना था कि कुछ बड़े ब्रांड से सामान खरीदने के लिए पहले अपनी दौलत का सबूत देना पड़ता है और यह पूरा प्रोसेस काफी झंझट वाला होता है। लेकिन अब मुझे उसकी भी चिंता नहीं थी। आखिर अब मैं इतना अमीर था कि ऐसे काम करने के लिए प्रोफेशनल लोगों की मदद ले सकता था। मेरे दिमाग में सबसे पहले प्रेसिडेंट किन का ख्याल आया। मैंने तुरंत उन्हें कॉल किया। हेलो प्रेसिडेंट किन, मुझे आपसे एक बात पूछनी है। उन्होंने तुरंत जवाब दिया, जी मिस्टर गु, बताइए। मैंने कहा, क्या आपके बैंक की किसी बड़े लग्जरी ब्रांड के साथ पार्टनरशिप है? वो आत्मविश्वास से हंसते हुए बोले, चिंता मत कीजिए मिस्टर गु, हमारे कमर्शियल बैंक के नेटवर्क के जरिए इस देश में लगभग हर प्रीमियम लग्जरी ब्रांड तक पहुंचना संभव है। मैंने अपनी बात रखी। मैं कुछ लग्जरी सामान खरीदना चाहता हूं। अगर बैंक मेरी तरफ से उनसे संपर्क कर दे और मुझे सही जगह गाइड कर दे तो बहुत अच्छा होगा। प्रेसिडेंट किन ने तुरंत कहा, ऐसा करते हैं, मैं बैंक की एक स्पेशल रिलेशनशिप मैनेजर को आपके साथ भेज देता हूं। उन्हें इन सभी लग्जरी ब्रांड्स और उनके स्टोर्स की पूरी जानकारी है। वो आपकी शॉपिंग में भी मदद करेंगी। मैंने मुस्कुराकर कहा, ठीक है, मुझे कोई दिक्कत नहीं। मैं आपके अपडेट का इंतजार करता हूं। कॉल कटने के 3 मिनट भी नहीं हुए थे कि मेरे फोन पर एक अनजान नंबर से कॉल आ गया। मैंने कॉल उठाया। हेलो, उधर से एक विनम्र महिला की आवाज आई। क्या मैं मिस्टर गु से बात कर रही हूं? मैंने जवाब दिया, जी, मैं ही बोल रहा हूं। वो बोली, नमस्ते मिस्टर गु, मैं शेनचेंग कमर्शियल बैंक से बोल रही हूं। प्रेसिडेंट किन ने मुझे आपकी पर्सनल शॉपिंग गाइड और असिस्टेंट के रूप में आपके साथ भेजा है। फोन पर महिला ने मुस्कुराते हुए कहा, मिस्टर गु, हम कल रात डिनर पर मिले थे, तभी मुझे याद आया। ओह, तो आप हैं। वो बोली, जी, मेरा नाम मैंग शियू है। मैंने कहा, अच्छा, तो अब कहां चलना चाहिए? मैंग शियू ने तुरंत जवाब दिया, अगर आपको लग्जरी ब्रांड्स की शॉपिंग करनी है तो मैं आपको इंटरनेशनल मिक्सक मॉल जाने की सलाह दूंगी। वहां लगभग सभी बड़े इंटरनेशनल लग्जरी ब्रांड्स मौजूद हैं और पूरे शहर में उसकी काफी प्रतिष्ठा है। मैंने मुस्कुराकर कहा, ठीक है, वहीं चलते हैं। वैसे भी मैं उसी दिशा में जा रहा हूं। रास्ते में बैंक पड़ेगा तो आप भी वहीं से मेरे साथ आ जाइए। वो थोड़ी झिझकते हुए बोली, क्या आपको सच में मुझे लेने आने की जरूरत है? कहीं आपको परेशानी तो नहीं होगी? मैंने हंसते हुए कहा, कोई परेशानी नहीं। चलिए, मैं रास्ते में आपको ले लेता हूं। मेरी बात सुनकर उसके चेहरे पर हल्की सी मुस्कान आ गई। उधर मैंग शियू के मन में बिल्कुल अलग ही विचार चल रहे थे। यही सबसे अच्छा मौका है। कल उसने अपनी आंखों से देखा था कि मैंने दसियों अरब युआन खर्च कर दिए। 30 अरब युआन की 2 विशाल बिल्डिंग्स, अनगिनत कंपनियों में निवेश,
और बिना पलक झपकाए करोड़ों अरबों के सौदे। उसने अपनी पूरी जिंदगी में मेरे जैसा सुपर अरबपति कभी नहीं देखा था। आज उसके सामने पहली बार ऐसा इंसान बैठने वाला था। लेकिन क्या वो मेरे दिल में अपनी जगह बना पाएगी? इस बात का उसे जरा भी भरोसा नहीं था। कुछ ही मिनटों बाद मैं बैंक के बाहर पहुंचा। मैंग शियू पहले से मेरा इंतजार कर रही थी। जैसे ही वो कार में बैठी, मैंने एक नजर उसकी तरफ देखा। कल रात भी मैंने उसे देखा था, लेकिन आज वो मेरे बिल्कुल पास बैठी थी। अब मैं उसे और भी साफ देख पा रहा था। उसकी पर्सनैलिटी बेहद आकर्षक थी और उसका फिगर भी किसी मॉडल से कम नहीं लग रहा था। उसे एहसास हो गया कि मैं उसे देख रहा हूं। लेकिन अजीब बात यह थी कि उसे इससे बिल्कुल भी बुरा नहीं लगा, बल्कि उसके मन में हल्की सी खुशी होने लगी। मैंने बातचीत शुरू करते हुए पूछा, लगता है तुम्हें लग्जरी ब्रांड्स की काफी अच्छी जानकारी है। वो आत्मविश्वास से मुस्कुराई। जी, क्योंकि मेरे काम की वजह से मुझे शंघाई के लगभग सभी बड़े लग्जरी ब्रांड्स के साथ नियमित रूप से काम करना पड़ता है। और सच कहूं, मुझे खुद भी लग्जरी फैशन और प्रीमियम ब्रांड्स का काफी शौक है। इसलिए इनके बारे में थोड़ी बहुत नहीं, बल्कि अच्छी खासी जानकारी है। कुछ ही देर में हमारी कार इंटरनेशनल मिक्सक मॉल पहुंच गई। जैसे ही हम कार से उतरे, मैं चलते चलते चुपचाप मैंग शियू को देखने लगा। उसकी लंबाई लगभग 168 सेंटीमीटर थी। ऊंची हील्स पहनने के बाद वो करीब 172 सेंटीमीटर की लग रही थी। उसका स्लिम और आकर्षक फिगर उसे भीड़ में भी अलग पहचान देता था। उधर मैंग शियू भी मुझे चुपके चुपके देख रही थी। मेरे कपड़े अभी भी बहुत साधारण थे, ऐसे कपड़े जिन्हें देखकर कोई भी यही कहे कि उनकी कीमत कुछ 100 युआन से ज्यादा नहीं होगी। लेकिन ये बात उसके लिए बिल्कुल समझ से बाहर थी। इतना बड़ा अरबपति और इतने साधारण कपड़े। फिर उसने मन ही मन सोचा, शायद यही असली अमीर लोगों का स्टाइल होता है, दिखावा बिल्कुल नहीं। वो मुस्कुराकर मेरी तरफ मुड़ी और बोली, मिस्टर गु, आपने कहा था कि आपको कपड़े और घड़ी खरीदनी है। अगर कपड़ों की बात करें तो ज़ैगना, हर्मीस और अरमानी आपके लिए बेहतरीन रहेंगे। इनमें बिजनेस और कैजुअल दोनों तरह के शानदार कलेक्शन मिल जाते हैं। और घड़ियों में पाटेक फिलिप और वाशेरॉन कॉन्स्टेंटिन जैसी ब्रांड्स दुनिया की सबसे बेहतरीन मानी जाती हैं। मैंने बिना ज्यादा सोचे कहा, ठीक है, पहले ज़ैगना चलते हैं। स्टोर के अंदर जाते ही मैंग शियू ने सेल्स मैनेजर से कहा, सिसली, ये हमारे बैंक के वीआईपी क्लाइंट है, मिस्टर गु। सेल्स मैनेजर ने तुरंत सम्मान से झुककर कहा, वेलकम मिस्टर गु। क्या मैं आपकी पसंद के हिसाब से कुछ आउटफिट सजेस्ट करूं? मैंने शांत आवाज में कहा, मेरे साइज के 4 सेट निकाल दीजिए, 2 बिजनेस सूट और 2 कैजुअल आउटफिट्स। जी सर, अभी लेकर आती हूं। कुछ देर बाद मैंने वही ट्रायल रूम में जाकर एक नया कैजुअल आउटफिट पहन लिया। लेकिन मैं सिर्फ ज़ैगना पर ही नहीं रुका। उसके बाद मैंने हर्मेस, डियोर, अरमानी और कई दूसरे बड़े ब्रांड से भी ढेर सारी शॉपिंग की। कुल मिलाकर सिर्फ कपड़ों पर ही मैंने 15 लाख युआन खर्च कर दिए। अब बारी थी घड़ी की। मैंने एक के बाद एक कई महंगी घड़ियां देखी। आखिरकार मेरी नजर एक ऐसी घड़ी पर जाकर रुकी जिसे देखते ही मैं समझ गया, यही चाहिए। वो थी पटेक फिलिप ग्रैंड कॉम्प्लिकेशंस जी सीरीज 6300G010। उसकी कीमत सुनकर आम इंसान का दिल कांप जाए, 3 करोड़ 15 लाख युआन। लेकिन मैंने बिना एक पल सोचे अपना कार्ड निकाला और सीधे पेमेंट कर दी। मेरे बगल में खड़ी मैंग शियू ये सब देख रही थी। उसकी आंखों में साफ दिखाई दे रहा था कि वो भी कभी ऐसी ही शानदार और आलीशान जिंदगी जीना चाहती थी। अगर स्टोरी पसंद आया हो तो कमेंट में एक रेड हार्ट देना कभी मत भूलना। और हाँ, लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब करना कभी मत भूलना। नेक्स्ट पार्ट के लिए सब्सक्राइब करो एपिक मैनवाजेड को, क्योंकि स्टोरी अभी बाकी है।